नमस्कार। धर्मा क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं। कोशिका के बारे में हम सभी ने लेकर के छठी से लेकर के आगे तक की क्लासों में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों। एक तो पूछा जाता है कि कोशिका में जो है कोशिकांग के खोजकर्ता कौन है। कई एग्जामों में, चाहे वो आरपी का हो, डीपी का हो, अभी वर्तमान में सीईटी का हो, एसएससी सीजीएल का हो, रेलवे में कोई एग्जाम हो, यानी तमाम एग्जामों में जहाँ साइंस पूछी जाती है, दो प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जिनमें से एक प्रश्न है कि बताओ निम्न में से किस कोशिकांग का जो है खोजकर्ता कौन सा है, या फिर आपसे पूछ ले कि इस कोशिकांग को क्या कहा जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इनके बारे में। जैसे दोस्तों, कोशिका को अंग्रेजी में बोलते हैं सेल, यानी हमारी जो पूरी बॉडी है या जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट हैं, उनका शरीर जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से, सेल से मिलकर बना हुआ है। तो उस कोशिका में ये हम कोशिका का चित्र देख रहे हैं कंप्लीट। इस कोशिका में जैसे सबसे पहले हम बात करें, मध्य से होकर चलते हैं, यहाँ से लेके चारों तरफ बात करेंगे। सबसे पहले जैसे इसमें है केंद्रक, यानी बिल्कुल सेंट्रल में, केंद्र में है। एक बात और याद रखेंगे, जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक जो है मध्य में होता है, लेकिन जब पादप कोशिकाओं की हम बात करते हैं तो पादप कोशिकाओं में ये जो केंद्रक है वो केंद्र में ना होकर के थोड़ा सा एक तरफ आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि पादप कोशिकाओं में एक बहुत बड़ी संरचना होती है जिसे बोलते हैं रिक्तिका। क्या बोलते हैं? रिक्तिका। अपन ने यहाँ पर रिक्तिका बनाई नहीं है। अगर इसको पादप कोशिका मान लें इसको, तो हम एक बहुत बड़ी सारी इसमें संरचना होती है जिसको बोलते हैं हम रिक्तिका। क्या बोलते हैं? रिक्तिका। तो रिक्तिका के कारण ये केंद्रक जो है एक तरफ आ जाता है। किस में? लेकिन पादप कोशिकाओं में। यहाँ पर जंतु कोशिका है इसलिए इसमें मध्यम है, तो मैंने इसको अपन मिटा देते हैं, केवल समझने के लिए यहाँ पर बनाया है। ठीक है। अच्छा, ये जो केंद्रक है मध्य में सबसे, इसको अंग्रेजी में न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और इस केंद्रक को रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा। किसने खोजा? रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने जो है आर्किड पादप की मूल कोशिकाओं में इसको जो है केंद्रक को खोजा, और इसे बोलते हैं कोशिका का मस्तिष्क या प्रबंधक। कोशिका का मस्तिष्क प्रबंधक, या इसे नियंत्रण कक्ष बोलते हैं। यानी कि पूरे सेल के ऊपर, पूरी कोशिका के ऊपर ये जो केंद्रक है वो कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? अगर हम कोशिका विभाजन की बात करें, यानी कि सेल डिवीजन की बात करें, या फिर हम बात करें कि जितने भी पदार्थों का परिवहन है, कुछ पदार्थ बाहर जाते हैं, कुछ अंदर प्रवेश करते हैं इसमें, तो उन पदार्थों का आदान प्रदान को भी यही कंट्रोल करता है। यानी यही कौन? केंद्र कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये जो केंद्रक है यही क्या करता है? कोशिका विभाजन के समय इसी के अंदर, मतलब जो है जितने भी आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए, आरएनए वगैरह, आपके गुणसूत्र जो हैं सारे इसी में उपस्थित होते हैं। इसलिए ये कहा जाता है क्या? कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का प्रबंधन, या कोशिका का नियंत्रण केंद्र, या कोशिका का नियंत्रण कक्ष। तो याद रखना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को अंग्रेजी का वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि हिंदी में इसे बोलते हैं सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले अल्टमान ने खोजा था। किसने? अल्टमान ने। सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं ऊर्जा घर या शक्ति गृह। क्या करता है? पूरी हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, अनंत कोशिकाएं हैं। उन कोशिकाओं में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ऊर्जा बनती है। हमें जो ऊर्जा मिलती है बोलने के लिए, चलने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जो भी है, जितनी भी अपन जैविक प्रक्रियाएं करते हैं, सभी जैविक प्रक्रियाओं में हमको जाहिर सी बात है कि ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? एटीपी से, यानी एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मिलती है। और वो कहाँ पर बनती है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया हर कोशिका में जो है अलग अलग होते हैं। कुछ कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा होते हैं तो कुछ में बहुत कम होते हैं संख्या। ठीक है। ये इसे बोलते हैं सूत्रकणिका। अल्टमान ने खोजा, और इससे ऊर्जा घर, शक्ति गृह, बिजली घर, जैसे पूरे शहर को एक बिजली घर जो होता है, पावर हाउस जो है, पावर की सप्लाई करता है, तो ये आपके शरीर को जो है, इस पूरी कोशिका को ऊर्जा देने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है राइबोसोम। इस कोशिका में राइबोसोम कहाँ हैं? तो राइबोसोम 3 जगह होते हैं दोस्तों। पहला तो क्या है, इसमें पॉइंट के रूप में आप जो बिंदु बिंदु दिख रहे हैं ना, ये डॉट डॉट के रूप में, इस तरह से। सेकंड, ये जो आपका केंद्रक है, केंद्र के बाहर एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं ER। क्या बोलते हैं इसको? ER। इसका नाम है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको ही बोलते हैं अंत्यप्रदवी जालिका। अंत्यप्रदवी जालिका के ऊपर भी जो है राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तीसरा, अगर हम इसमें बात करें, कुछ राइबोसोम इस पूरी कोशिका में ग्रुप के रूप में रहते हैं, जो है समूह में, डॉट डॉट जो है, जैसे ये हुआ, तो इनको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम। यानी कि बहुत सारे, पॉली का मतलब बहुत सारे, राइबोसोम जब समूह में आ जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं पॉलीराइबोसोम।
तो राइबोसोम को जो है किसने खोजा, तो खोज करता है जॉर्ज पैलेड। जॉर्ज पैलेड ने इन्हें खोजा। और राइबोसोम के बारे में एक बात और याद रखना, ये जो है एकल झिल्ली युक्त होता है, यानी इसके ऊपर दोहरी झिल्ली नहीं होती जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया पर होती है, गोल्गी काओं पर होती है, लाइसोसोम पर होती है, हरित लवक पर होती है। इस तरह से ना होकर के केवल सिंगल झिल्ली इसके ऊपर होती है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, तो राइबोसोम जो है इसमें प्रोटीन का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का निर्माण यहाँ पर होता है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री या कोशिका का इंजन। कई दोस्त यहाँ पर थोड़ी सी गलती ये कर देते हैं कि इसमें सोचते हैं कोशिका इंजन तो ये है केंद्र, तो केंद्र को कोशिका इंजन मान लेते हैं, लेकिन आप सभी समझदार हैं इसलिए आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। केंद्रक को क्या कहेंगे, कोशिका का ब्रेन, प्रबंधक, मैनेजर या जो है नियंत्रण कक्ष कहेंगे, जबकि इंजन कौन है, राइबोसोम। जी हाँ, राइबोसोम, ठीक है। अगला हम कोशिकांग पढ़ते हैं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। आप बता सकते हो कोशिकांग में कौन सा है हरित लवक, ये हरित लवक है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, जिसमें इस तरह से चट्टे के रूप में, जैसे हम बचपन में कभी सिक्के रखते थे ना, एक सिक्का दूसरा सिक्का तीसरा, ऐसे सिक्के के रूप में रखते थे, खेलते थे, तो ऐसे ही चट्टे के रूप में जो है ये संरचना है, जिन्हें हम ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेना। जहाँ पर जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पढ़ेंगे हम आगे, तो वो जो प्रकाशिक संश्लेषण की अभिक्रिया है वो यहाँ पर ही होती है, ग्रेना भाग में, ठीक है। तो ये ग्रेना है और एक ग्रेना दूसरे ग्रेना को इंटरग्रेनम से जोड़ता है। ये पूरा हरित लवक है, हरित लवक या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। हरे पेड़ पौधों के अंदर, यूग्लिना के अंदर और कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो ये अपना भोजन जब खुद बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, CO2 की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, वो कहाँ पर बनाते हैं पादप, तो ये बनाते हैं हरित लवक में यानी क्लोरोप्लास्ट में। आप कहेंगे हरित लवक में बनाते हैं, तो ये कहाँ होता है, ये कोशिका में होता है। और ये पूरी कोशिका का है, पादप में होती है, पादप की पत्तियों में, पादप के तने में, पादप की जड़ में। तो पर्ण में इनकी संख्या ज़्यादा होती है, क्लोरोप्लास्ट में यानी हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी कि भोजन बनाते हैं। अच्छा ये बताओ, हम घर में जहाँ भोजन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आप कहेंगे रसोई घर, तो ठीक बिल्कुल, किचन या रसोई घर, इसीलिए इसको बोलते हैं कोशिका का रसोई घर या ग्लूकोज की फैक्ट्री। क्यों, क्योंकि इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, इसलिए इसे बोलते हैं ग्लूकोज की फैक्ट्री। और एक मज़ेदार बात और याद रखना, ये जो हरित लवक है इसे बोलते हैं कोशिका में कोशिका। क्या बोलते हैं, कोशिका में कोशिका। कोशिका में कोशिका इसलिए भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें 17 राइबोसोम होते हैं, इसके अंदर स्वयं का DNA RNA होता है, ठीक है, खुद का आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसलिए इसे कोशिका में कोशिका या कोशा में कोसा, है ना, इसको ये बोला जाता है हरित लवक को। और इसको खोजा किसने था, सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। फिर हम बात करते हैं ये जो कोशिका है, इसमें अगला पॉइंट है लाइसोसोम। लाइसोसोम कौन सा है इसमें बताइए, ये हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम भी दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। और लाइसोसोम के जो खोजकर्ता हैं वो कौन है, क्रिश्चियन जो है डी डुवे, क्रिश्चियन डी डुवे है। लाइसोसोम एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कोशिकांग है। इस कोशिका में जितने भी मृत ऑर्गन है, सेल ऑर्गन है, कोशिकांग है, ये जो भी मृत भाग है, उनका भक्षण करने का और उसको नष्ट करने का काम किसी का है, तो कौन है, इस लाइसोसोम का है, ठीक है। और डाइजेशन करने का जो काम है वो इसी लाइसोसोम का है। इसलिए लाइसोसोम को बोलते हैं क्या, एटम बम, सुसाइड बैग। ये क्या है, खुद ही मृत सेल्स को भक्षण करके और खुद ब्लास्ट हो जाता है, इसलिए इसे सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली या एटम बम भी कहा जाता है। दूसरा, इसके बाद अगर बात करें गोल्जिकाएँ, तो इस कोशिकाओं में जो ये संरचना आपको दिख रही है कुछ चप्पल समान थोड़ी सी, ये हैं गोल्जिकाएँ, या इनको अंग्रेजी में बोलते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जिकाएँ या गोल्जी बॉडी क्या करती है, आपके शरीर में ऐसे भाग जहाँ पर किसी पदार्थ का, हार्मोन का, एंजाइम का स्राव होता है, सीक्रेट होते हैं ये पदार्थ, वहाँ पर गोल्जिकाएँ आपकी ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। ये उन अंगों की जो कोशिकाएँ हैं उनमें गोल्जिकाएँ कैसी मिलती है, ज़्यादा मिलती हैं। तो इसको इसीलिए बोलते हैं गोल्जिकाओं को। कैमिलो गोल्जी ने तो खोजा था इसको। और यातायात का प्रबंधन या प्रमुख स्त्रावण अंगक, मतलब मुख्य श्रावण अंगक है ये, उन अंगों में या उन ग्रंथियों में ज़्यादा मिलता है जहाँ जो किसी पदार्थ का स्राव करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फिर इसमें कौन सा कोशिकांग रह गया, तारककाएँ। ये जो तारे समान जो संरचना आपको दिख रही है इसको बोलते हैं तारककाएँ। और तारककाएँ जो है इसके खोजकर्ता हैं बोवेरी। कौन है, बोवेरी। ये तारककाएँ जिसे सेंट्रोसोम भी कहते हैं। इसके अलावा इसको जो है बैलगाड़ी पहिए समान संरचना है। ये क्या है, इसकी संरचना कुछ जो जब इसको बहुत बारीकी से हम अध्ययन करेंगे तो इसमें एक ट्यूबुलिन प्रोटीन से इसका निर्माण होता है इसमें, और जिसमें 7 या 8 कुछ नलिकाकार संरचनाएं मिलती है। इसलिए इसको माना जाता है कि बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना किसकी है, तो आप कहेंगे तारककाएँ की। और ये क्या करती है, जब कोशिका विभाजन होता है,
कोशिका विभाजन का मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी कोशिका से तीसरी कोशिका, क्योंकि हमें पता है हमारे पूरे शरीर में जो है प्रतिदिन कोशिकाएं जन्म लेती हैं और कोशिकाएं मरती हैं। तो नई कोशिकाएं कैसी जन्म लेगी? वो लेंगी कोशिका विभाजन के द्वारा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन के द्वारा ये जो है जन्म लेती है, ठीक है। उसमें ये तर्कतंतु बनाने का काम करता है आपका तारककाएँ। फिर अब आगे हम बात करें जीव द्रव्य, या इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के बारे में 2-3 प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं। एक तो ये कि जीव द्रव्य होता क्या है। तो कोशिका में एक तो हो गया केंद्रक, केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा होगा क्या कहलाएगा? केंद्र द्रव्य। दूसरा, इस पूरी कोशिका में जो द्रव भरा होगा उसे बोलते हैं हम कोशिका द्रव्य। तो एक तो कौन सा हो गया? कोशिका द्रव्य, और सेकंड कौन सा हो गया आपका? केंद्र द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य दोनों को मिलाकर, यानी इसको और इस पूरे जो द्रव है इनको मिलाकर के हम नाम देते हैं क्या? जीव द्रव्य, या इसे अंग्रेजी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। और इसको सबसे पहले डुजार्डिन ने खोजा। किसने खोजा? डुजार्डिन ने। एक प्रश्न बनता है इसे कि बताओ जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? तो याद रखना, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा हक्सले ने। किसने? हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार जो है कहा किसको? जीव द्रव्य को। और जीव द्रव्य होता क्या है? कोशिका द्रव्य प्लस में केंद्रक द्रव्य दोनों को मिला दिया जाए तो इसे बोलते हैं जीव द्रव्य। तो इस तरह से कोशिका की संरचना के बारे में, कोशिकांगों के बारे में कि कौन सा कहाँ पर स्थित होता है, और तीसरा खोजकर्ता के बारे में और इनके जो उपनाम हैं उनके बारे में अपन इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है।